हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव एनकैशमेंट के बारे में। क्या होता है कि जब आपको कोई लीव एनकैशमेंट मिलती है तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कितना अमाउंट जो है उसको टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, या पूरा ही अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो सकते हैं, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दोनों ही केसेस को अलग अलग डिस्कस करूंगा। और वो डिफरेंट सिचुएशन क्या हो सकती हैं जब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर आपका जो है कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक बेसिक कंसेप्ट, लीव एनकैशमेंट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, लीव एनकैशमेंट का जो कंसेप्ट होता है वो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में होता है। आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब आप एक सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं तो बहुत तरीके की लीव आपको जो है आपका एम्प्लॉयर देता है। वो कैजुअल लीव होती है, सिक लीव होती है, मैटरनिटी लीव होती है, पेड या अर्न लीव होती है। तो ये जो पेड और अर्न लीव आपको दी जाती है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको जो है हर साल जो है इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पूरी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जो भी आपकी लीव यहाँ बच जाती है, अनयूटिलाइज होती है, वो आपकी एक्यूमुलेट होती रहती है और वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। तो जो भी आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है, एक्यूमुलेटेड अनयूटिलाइज्ड लीव बैलेंस होता है, वो आपको जो है कंपनसेशन पे कर दिया जाता है। उसके अगेंस्ट आपका लीव इन कैश आप करा लेते हैं आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। या तो अब देखिए, इसमें डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं जब ये आप लीव को इनकैश कराएंगे। या तो क्या हो सकता है, एक सिचुएशन वो हो सकती है जब आप ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द सर्विस ही इसको लीव को इनकैश करा लें, या आप जब रिज़ाइन करते हैं अपनी जॉब से तो वहाँ पर इसको इनकैश करा लें, या आप इसको रिटायरमेंट के टाइम इनकैश करा लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी डेथ हो जाती है और आपकी डेथ के केस में जो है ये पैसा होता है लीव इनकैश के अगेंस्ट में, ये आपके लीगल हेयर मीन्स आपकी जो भी नॉमिनी होती है उसको ये पेमेंट कर दी जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से दोनों ही केसेस में देखिए दोस्तों, हम सारे ही कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और जब भी मैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूंगा तो आप मान के चलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे कि क्या टैक्सेबिलिटी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उस केस में अगर आपको कोई लीव एनकैशमेंट रिसीव होता है ड्यूरिंग योर जॉब और सर्विस, मीन्स जॉब के रहते रहते ही आप लीव एनकैश करा लेते हैं, तो उस केस में दोस्तों आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये अमाउंट आपको फुली टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड सैलरी, और ये आपकी सैलरी को बढ़ा देता है। और अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है। अब दूसरी जो सिचुएशन हो सकती है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर क्या है कि आपको जो लीव एनकैशमेंट मिल रहा है वो आपको रिटायरमेंट पे मिल रहा है या फिर आप जब रिज़ाइन करते हैं तब मिल रहा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप रिज़ाइन करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं और वहाँ पर अगर आपको लीव एनकैशमेंट मिलता है तो उस केस में जो है लीव एनकैशमेंट फुली एग्जम्प्ट हो जाता है अंडर द हेड सैलरी। अब थर्ड सिचुएशन एक हो सकती है दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं और आपकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द जॉब, तो उस केस में क्या होता है, जो भी लीव एनकैशमेंट का पैसा होता है वो आपके लीगल हेयर को दे दिया जाता है। वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, जो भी आपके नॉमिनी होते हैं। तो उस केस में भी देखिए, जो भी उनके हैंड में ये पैसा मिलेगा, आपके नॉमिनी को जो ये पैसा मिलेगा वो भी फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। तो दोस्तों ये तो बात हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो मैंने तीनों ही सिचुएशन आपके साथ डिस्कस कर ली। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जब ड्यूरिंग द जॉब मिलेगी, रिटायरमेंट पे, रेजिग्नेशन के टाइम मिलेगी या डेथ के केस मिलेंगी। तो यही तीनों केसेस जो है मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ आपके प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में। अब सपोज करें आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो देखिए दोस्तों उसमें पहली सिचुएशन यही बनती है कि एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसको सर्विस के दौरान, जॉब के दौरान ही जो है ये अमाउंट मिल जाता है लीव एनकैशमेंट का, तो उसको भी ये जो है फुली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। वहीं अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है पॉइंट। अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर वो रिटायरमेंट के टाइम उसको कोई लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है या रेजिग्नेशन के टाइम उसको कोई पैसा मिलता है, तो यहाँ पर देखिए पूरा अमाउंट जो है एग्जम्प्ट नहीं होता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फुल अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाता है, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर रेजिग्नेशन के टाइम या रिटायरमेंट के टाइम उसको पैसा मिलता है तो उसकी जो एग्जम्पशन है वो बेस्ड डिपेंड करती है इस फॉर्मूले के ऊपर। तो यहाँ पर पार्शली आप बोल सकते हैं कि अमाउंट उसको एग्जम्पशन हो जाती है, कुछ अमाउंट उसको एग्जम्प्ट हो जाता है और बैलेंस अमाउंट जो है होता है वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड सैलरी। तो वो फॉर्मूला क्या रहने वाला है देखिए दोस्तों, तो यहाँ मैंने आपको बताया है, यहाँ पर चार
अमाउंट आपको जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इनमें से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उस लीस्ट अमाउंट की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको लीव एनकैशमेंट का जो पैसा मिला कितना है। तो जैसे यहाँ पे आपको 4 लाख रुपीज़ लीव एनकैशमेंट का मिला है। सेकंड अमाउंट आपको देखनी पड़ेगी गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अभी बजट से पहले अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, तो जो लिमिट थी ये 3 लाख रुपए की थी। बट गवर्नमेंट ने अब बजट आने के बाद जो फरवरी 2023 के अंदर आपका बजट आया है 1 फरवरी को, तो उसके अंदर इस लिमिट को जो है वो बढ़ा दिया है। अब ये जो लिमिट कर दी गई है ये 25 लाख कर दी गई है और ये आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। अब तीसरी अमाउंट होती है दोस्तों एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ आप ले लेते हैं। तो जब भी आप सैलरी की बात आप करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमेशा जो सैलरी रहने वाली है वो बेसिक प्लस डीए जो है वो रहने वाली है। तो सपोज करें आपका मंथली जो बेसिक और डीए था वो आपका 50,000 रुपीज़ था। तो जिस मंथ में आप रिटायर हुए हैं उसके पिछले 10 महीने में आप देख लीजिए क्या बनेगा। तो अगर एक महीने का बेसिक डीए आपका 50,000 है तो पिछले महीने 10 मंथ्स का जो आपका बेसिक प्लस डी हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। तो थर्ड आपकी कैलकुलेशन हो चुकी है। और अब देख ले हम फोर्थ कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो फोर्थ कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, सैलरी पर डे ले लेनी है। तो अगर आपकी 50,000 पूरे मंथ की सैलरी है बेसिक प्लस डी है, तो उसको 30 डे से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी एक दिन की सैलरी आ जाएगी, जो कि हो जाती है 1667। इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे अनयूटिलाइज लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपकी जो अनयूटिलाइज लीव होती है 1 साल की, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप जितना आपने कंप्लीट कर लिया अपनी सर्विस। अब यहाँ सपोज करें दोस्तों, अगर आपको 18 छुट्टियाँ 1 साल में मिलती है, आपको पेड लीव मिलती है, अर्न लीव मिलती है, उसमें से सपोज करें आप 8 लीव यूज़ कर लेते हैं, तो जो बैलेंस बच जाती है 10 लीव आपकी वो बच जाती हैं जो कि आपकी अनयूटिलाइज हैं। तो ये वो 10 लीव मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली है। इसी तरीके से अगर आपने जो सर्विस कंप्लीट की वो 21 साल तक सर्विस कंप्लीट की, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 से। तो इस तरीके से आपका ये फोर्थ जो है फिगर निकल के आ जाएगी और ये आ जाएगी 3,50,000। तो अब आप देख सकते हैं इनमें से जो लीस्ट अमाउंट है चारों में से, ये लीस्ट अमाउंट आपकी है 3 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से जो भी आपको लीव एनकैशमेंट का अमाउंट रिसीव हुआ है, जैसे यहाँ 4 लाख आपको रिसीव हुआ था, तो इस 4 लाख में से जो भी आपका लीस्ट अमाउंट होगा, तो लीस्ट अमाउंट हमारा जो आ रहा है फॉर्मूले में ऊपर ये 3 लाख रुपीज़ आ रहा है, तो ये 3 लाख यहाँ से लेस हो जाएगा। तो इस केस में आपका 4 लाख में से जो 3 लाख है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जो बैलेंस 1 लाख रुपया दोस्तों इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर द हेड सैलरी। और जो भी आपका स्लैब है उसके अंदर ये आपकी जो सैलरी है उसके अंदर ये 1 लाख रुपए ऐड हो जाएगा और स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स हो जाए जो है वो पे करना पड़ेगा। तो देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि इसमें ये टेक्निकल एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है और मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझा भी दिया है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी उसकी डेथ हो सकती है ड्यूरिंग द जॉब। तो उस केस में उसका जो भी लीगल हेयर होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा और यहाँ पर भी वो जो अमाउंट होगा वो फुली एग्जेम्प्ट होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों इसको लेकर। और फाइनली मैंने क्या किया है दोस्तों, एक चार्ट भी आपके लिए तैयार कर दिया है, कंपैरिजन भी जो है बना दिया है। ये जो मैंने आपके साथ ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हैं उसका ही एक मैंने कंपैरेटिव बना दिया है, जिसके बाद आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर ड्यूरिंग द जॉब मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों ही केसेस में जो है वो फुली टैक्सेबल हो जाता है। इसी तरीके से अगर डेथ के केस होता है, आपका जो एम्प्लॉय है वो डेथ हो जाती है और जो भी नॉमिनी होती है उसको पैसा मिलता है, तो दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है। और एक सिचुएशन होती है जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं या रेजिग्नेशन लेते हैं, तो उस केस में जब पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दोस्तों फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने ये अप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको समझाया। इनमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा वो लेस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता भी है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।